नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियत सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है इसमें हम लोग कला की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, साथ में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को भी देखेंगे, यानी रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंद्रम इति चित्र षडांकम, यानी पंडित यशोधर को भी देखने का प्रयास करेंगे और साथ में कला की उत्पत्ति देखेंगे, कब होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो इन सब के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक वीडियो से अगर आपके 5 प्रश्न पक्के हो जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना होगा। अगर आप TGT आर्ट में फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो है ये सारे पॉइंट नोट डाउन करने होंगे। मैं कुछ लोगों के डाउट को क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर जो है TGT और PGT दोनों का सिलेबस सेम है या अलग अलग है? तो बेटा दोनों का सिलेबस अलग अलग है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ PGT की अपेक्षा TGT सरल है, आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक योग्य शिक्षक बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो भी डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ये पूरा आप नोट डाउन करेंगे और निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। आइए देखते हैं, कला की उत्पत्ति की बात करते हैं बेटा। तो भारतीय चित्रकला के उद्गम किस काल से प्रारंभ होते हैं? तो भारतीय चित्रकला जो स्टार्ट होती है बेटा वो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होती है। आप जानते हैं 30,000 ईसा पूर्व से डाटा स्टार्ट होता है और 3,000 ईसा पूर्व तक, कई जगह 4,000 ईसा पूर्व, कई जगह 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट हो जाती है। आइए आगे देखते हैं, कला का अर्थ क्या होता है? कला होता है मतलब प्रेरित करना। बेटा लोगों को प्रेरित करो, वही आपके अंदर की कला है। कला किस भाषा का शब्द है बेटा? तो कला मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, ये याद रखना है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा की किस धातु से लिया गया है बेटा? तो ये कल धातु से लिया गया है। कला कल धातु से बना है। आगे, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? तो बेटा कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है ये ऋग्वेद में हुआ है। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो बेटा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है वो भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने मूल रूप से कला का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले किया है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में कितने रस होते हैं बेटा? तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, जबकि आप मार्कंडेय मुनि या फिर विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पर 9 रस माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, कहा गया है कि भरत मुनि द्वारा रचित प्रथम नाट्य पुस्तक किस शताब्दी की रचना मानी जाती है? तो जो है नाट्यशास्त्र को जो लिखा गया है बेटा वो पहली शताब्दी में लिखा गया है, प्रथम शताब्दी इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कला को अंग्रेजी भाषा के किस नाम से जाना जाता है? तो कला को अंग्रेजी भाषा में आर्ट के नाम से जाना जाता है। आर्ट के नाम से याद रखना है। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया था? आर्ट शब्द का जो प्रयोग है बेटा वो 13वीं शताब्दी में किया गया है। 13वीं शताब्दी याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, कला को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो कला को लैटिन भाषा में हम लोग आर्टम के नाम से जानते हैं। आर्टम के नाम से वशीभूत है, आर्टम के नाम से इसे पुकारा जाता है। कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है? तो कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम हीगले ने माना है, याद रखना है। हीगल के अनुसार क्या है? तो कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। आगे कहा गया है कला को मानव का दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसने कहा है? तो कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप मानते हैं कौन? फ्रायड के अनुसार कला ऐसी है कि ये दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला कहलाता है। आगे, कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, किसका कथन है बेटा? तो प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति मानी जाती है। प्लेटो राइट आंसर बन रहे हैं। आगे कहा गया है कला अनुकरण है, यह कथन किसका है बेटा? डाटा याद रखना है, पूछा जा सकता है। कला अनुकरण है तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु का कथन है कि कला अनुकरण है, कला अनुकरण है। आगे कहा गया है
कला आदमी की अभिव्यक्ति देती है और यह कथन किसने कहा है? तो कला आदमियों को अभिव्यक्ति देता है, यह कथन जो है परमानंद चुएल का है। यह कथन परमानंद चुएल का है कि कला आदमियों को अभिव्यक्ति देती है। आगे कहा क्या है? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो बेटा कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यह कथन मूल रूप से क्रोचे का है, याद रखना है क्रोचे। ठीक है। सौंदर्य के देवता किसे माना जाता है? बेटा सौंदर्य का देवता मूल रूप से कामदेव को माना जाता है। कामदेव राइट आंसर बनते हैं। आगे, आधुनिक कला में कला को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आधुनिक कला में कला को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ललित कला का अर्थ क्या होता है बेटा? सौंदर्य या फिर सुंदरता। जबकि ललित कला के प्रकार कितने होते हैं बेटा? तो 5 प्रकार होते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। किस कला के अंतर्गत रखा जाता है? तो सभी के सभी ललित कला के प्रकार हैं, जो 5 टाइप सभी जस्ट हमने देखे। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला मूल रूप से ललित कला के 5 भाग हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया है चित्रकला का माध्यम कौन से तत्व होते हैं बेटा? तो चित्रकला का जो माध्यम है वो कौन कौन से तत्व हैं? तो चित्रकला में ब्रश का प्रयोग होता है और रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। तो ब्रश और रंग मूल रूप से चित्रकला के माध्यम होते हैं। आगे, मूर्ति कला का माध्यम क्या होता है? मूर्ति कला का माध्यम क्या होता है? तो सीमेंट है, कंक्रीट है, आर्मेचर है और तार है। ये मूल रूप से मूर्ति कला के माध्यम कहलाते हैं। आगे कहा गया स्थापत्य कला का माध्यम क्या होता है? स्थापत्य कला का माध्यम क्या होता है बेटा? तो स्थापत्य कला में सीमेंट, पत्थर, चूना और क्ले का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। तो क्ले हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, यह स्थापत्य कला के माध्यम है। इसमें मूल रूप से चित्रण का कार्य होता है। इसमें माध्यम में चित्र बनाए जाते हैं स्थापत्य काल के। संगीत कला का माध्यम होता है, क्या होता है बेटा? तो स्वर और नाद मूल रूप से संगीत कला का माध्यम होता है। संगीत कला का माध्यम क्या है? तो स्वर और नाद है, स्वर और नाद है। आगे बात करते हैं, काव्य कला का माध्यम क्या होता है बेटा? तो काव्य कला का जो माध्यम है वो शब्द और अर्थ ही है। जैसा शुद्ध शब्द आप लगाएंगे वैसा शुद्ध अर्थ निकलेगा। ये काव्य कला का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। आगे, रूपप्रद कलाओं से दार्किस को किसने अनुभूत किया है? तो बेटा रूपप्रद कलाओं को मूल रूप से दार्शनिक ने किसको अनुभूत किया है? तो यथार्थ बनावट को दर्शाने का प्रयास किया है। आगे, फैशन डिजाइनिंग, वाटिका कला, ज्वेलरी कला, बढ़ईगिरी आदि किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो बेटा ये सब उपयोगी कला है। फैशन डिजाइन, वाटिका कला, ज्वेलरी कला, बढ़ईगिरी आदि जो है मूल रूप से उपयोगी कला के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। आगे, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकार कौन थे बेटा? तो वो पाणिनि, महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। अष्टाध्यायी को लिखने का काम पाणिनि जी का रहा है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में चारु शब्द का प्रयोग किस कला के लिए किया गया है? तो चारु शब्द का जो प्रयोग किया गया बेटा वो शिल्प कला के लिए किया गया है। शिल्प कला राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी मेंकारु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो मूल रूप सेकारु शब्द का जो प्रयोग है वो उपयोगी कला के लिए किया था। उपयोगी कला, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहा गया है पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला शिल्प के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया है? तो 2 शब्द, एक चारु एक कारू। एक चारु एक कारू, ये दोनों शब्द हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में विद्यमान। आगे बात करते हैं, तो अब हम लोग भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं ये 6 अंग हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो यही हैं चित्रकला के 6 अंग। कहा गया भारतीय चित्रकला के कितने प्रमुख अंग हैं बेटा? 6 अंग हैं। भारतीय चित्रकला के षडांग के रचयिता कौन है? पंडित यशोधर जी हैं। डाटा पूछा गया है, याद रखना है। पंडित यशोधर किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो बेटा जयसिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे, उनके राज दरबारी कवि थे। जयमंगला पुस्तक की रचना किसने की है? जयमंगला पुस्तक को पंडित यशोधर ने
रचित किया है यानी लिखा है। कामसूत्र के रचयिता कौन है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है। वात्स्यायन ने लिखा है। वात्स्यायन किस शहर के मूल निवासी थे, तो प्रयाग यानी इलाहाबाद के निवासी थे वात्स्यायन। इन्होंने ही कामसूत्र की रचना की थी। कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखा गया है, तो बेटा गुप्त काल में मूल रूप से कामसूत्र की रचना होती है प्रयागराज में। आगे, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक 1921 में किसने प्रकाशित किया था, तो 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग पुस्तक 1921 में मूल रूप से आमनी बाबू ने प्रकाशित किया है, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने प्रकाशित किया है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से प्रथम अंग कौन सा है, तो बेटा रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेद पहला है, याद रखना है, प्रमाण दूसरा आता है। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से कौन प्रथम आता है, तो रूप भेद ही पहला अंग आता है। आगे बात करते हैं, भारतीय चित्रकला में रूप भेद से क्या तात्पर्य होता है, तो रूप भेद से क्या तात्पर्य होता है, आकृतियों में भिन्नता। आकृतियों में भिन्नता रूप भेद का पहला तात्पर्य माना जाता है। रूप भेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो रूप भेद मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रूप भेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आगे, मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रूपों को बताया गया है, तो बेटा मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो रूपों की संख्या बताई गई है वो 4 रूप बताए गए हैं, 4 रूप। आगे, सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में कितने प्रकार के रूप भेद को बताया गया है, तो मानसोल्लास के रचनाकार कौन है, सोमेश्वर हैं। कितने टाइप के रूप बताए गए, 5 टाइप के रूप बताए गए हैं, 5 प्रकार के रूप दर्शाए गए हैं मानसोल्लास में। ठीक है, तो मानसोल्लास में मूल रूप से कितने प्रकार के रूप, 5 प्रकार के रूप का जो है व्याख्यान सोमेश्वर ने दिया है। महाभारत के रचयिता कौन है, क्वेश्चन पूछा गया बेटा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत में कितने प्रकार के रूपों को बताया गया है, तो महाभारत में मूल टाइप से 16 प्रकार के रूपों का व्याख्यान किया गया है, 16 प्रकार के रूप पाए गए। आगे, भारत में वास पद्धति का जन्मदाता कौन है, बेटा वास चित्रण के लिए फेमस है, आमनी बाबू का नाम फेमस आता है। बंगाल शैली के लिए भी आमनी बाबू ही जिम्मेदार हैं, क्यों, क्योंकि बंगाल शैली को आमनी बाबू ने ही मूल रूप से विकसित किया था, स्थापित किया था। आगे पूछा जाता है कि क्या किसने कहा था कि पहले पहले रूप का आँख जो है, पहले पहले रूप का आँखों से परिचय होता है और धीरे धीरे आत्मा से परिचय हो जाता है। तो पहले पहले रूप का जो आँखों से परिचय होगा वही धीरे धीरे आत्मा से परिचित करवा देगा। ये कथन मूल रूप से आमनी बाबू का रहा है, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर का रहा है। आगे बात करते हैं, पूछा गया रूप को कितने प्रकार से आभास कर सकते हैं, बेटा रूप को हम लोग 3 प्रकार से आभास कर सकते हैं। आगे कहा गया भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से द्वितीय अंग कौन सा है, तो रूप भेदा प्रमाणानि, प्रमाण दूसरा आता है बेटा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगम। एक डाटा आपको याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है, पूरा षडांग आपके समझ में आ जाएगा। आगे, संबद्धता का सिद्धांत किस अंग से सामान्यजस्य रखता है, तो बेटा संबद्धता का जो सिद्धांत है ये प्रमाण के साथ चलता है। प्रमाण, रूप भेदा प्रमाणान जो दूसरा अंग है भारतीय चित्रकला का, उसके साथ संबद्धता का सिद्धांत बराबर चलता है। प्रमाण किस भाषा से बना हुआ है, तो प्रमाण शब्द से मूल रूप से प्रमाण का निर्माण हुआ है, प्रमाण शब्द से याद रखना है। आगे, प्रमा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, तो प्रमा का जो शाब्दिक अर्थ है वो बनावट या फिर माप होता है, बनावट या फिर माप होता है प्रमा का शाब्दिक अर्थ। प्रमाण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, प्रमाण मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स होते हैं, याद रखना है। चित्र सूत्र के अनुसार एक ताल को कितने अंगुल कहते हैं, बेटा एक ताल को मूल रूप से हम लोग 12 अंगुल के बराबर मानते हैं। ताल किसे कहा जाता है, तो प्रमाण की इकाई ताल कहलाती है, याद रखना है, प्रमाण की इकाई जो है ताल कहलाती है। दूसरा टाइप से रूप भेदा प्रमाणान, प्रमाणान जो है भारतीय चित्रकला का दूसरा अंग माना जाता है और प्रमाण की इकाई ताल कहलाती है। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं, 12 अंगुल होते हैं। आगे, चित्राचार्यों में प्रमाण के आधार पर कितने रूपों को बताया गया है, तो चित्राचार्यों ने जो है प्रमाण के आधार पर 5 रूपों का व्याख्यान किया है, 5 रूपों को बतलाया है। आगे, वामन या फिर कुमार कितने ताल के होते हैं, बेटा तो वामन जो है ये 5 ताल के होते हैं। सामान्य मानव कितने ताल के बतलाए गए हैं, तो ये 8 ताल के मानव बताए गए हैं। और आपको देख लेना है, जैसे वामन कुमार हो गए ये 5 ताल के हैं, सामान्य आदमी 8 ताल का है, उत्तम आदमी 9 ताल का है, औरत कितने हैं 7.5 ताल की है, क्रूर मानव जो है 12 ताल का होता है, जबकि राक्षस जो है ये 16 ताल में जो है विभक्त होते हैं, 16 ताल में पाए जाते हैं, 16 ताल में पाए जाते हैं। तो ये डाटा आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने होंगे। आगे कहा गया है भारतीय प्रमाण के अनुसार भारतीय मानव
को कितने तलों में बांटा गया है बेटा? तो 7.5 तलों में मूल रूप से इसे बांटने का प्रयास किया गया है। 7.5 तलों में मूल रूप से इसे बांटा गया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को कितने तलों में बांटा है? माइकल एंजेलो के अनुसार जो है मानव शरीर 8 तलों में बंटा हुआ है। मानव के सिर को चित्रकारी के लिए कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो बेटा मानव के सिर को अगर चित्रकारी करनी है तो उसे 4 भागों में अगर बांट लिया जाता है, अग्र पश्च दायां बायां इस टाइप से, तो मूल रूप से बहुत अच्छी चित्रकारी हो जाती है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से कौन तृतीयक अंग है बेटा? तो भाव है। आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, भाव तीसरा है, चौथा लावण्य योजना, भाव लावण्य योजनम, सदृश्य 5वां है सदृश्य, और वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, तो वर्णिका भंग 6वां होता है। तो चित्रकला में 6 अंगों में से तृतीय कौन सा है बेटा? भाव है। भाव की अगर बात करते हैं तो कला की दृष्टि से भाव का संबंध किससे है? तो कला की दृष्टि से भाव का जो संबंध है वो आंतरिक सौंदर्य से है। रस निष्पत्ति किसका सिद्धांत है? तो रस निष्पत्ति मूल रूप से आचार्य भरत मुनि का सिद्धांत माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है बेटा? तो 49 भाव पाए जाते हैं, 49 जो है भाव पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। याद रखना है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं बेटा? तो 8 अस्थाई भाव पाए जाते हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार 8 अस्थाई भाव दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं तो भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो है संचारी भावों की जो संख्या है वो बेटा 33 होती है। संचारी भाव 33 हैं, 8 अस्थाई भाव हैं, 8 जो है सात्विक भाव भी होते हैं। भरत मुनि के अनुसार सात्विक भावों की संख्या कितनी है बेटा? ये भी 8 है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किसमें संबंधित होते हैं? तो ये रस सामग्री में मूल रूप से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव दिखाई देते हैं। स्थायी भाव कितने हैं? 8 हैं। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। और जो है सात्विक भाव कितने हैं? तो ये 8 माने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे डाटा पूछा गया श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है बेटा वो रति होता है। श्रृंगार का जो अस्थाई भाव है वो रति होता है। हास्य रस का जो है कौन सा रंग माना गया है? तो हास्य रस के लिए सफ़ेद रंग को जो है माना जाता है। आगे कहा गया है करुण रस अस्थाई भाव और रंग कैसा होता है? तो बेटा करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक या फिर काला होता है, याद रखना है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो उत्साह मूल रूप से कौन से रस का अस्थाई भाव है? वीर रस का अस्थाई भाव माना जाता है उत्साह। आगे रौद्र रस का अस्थाई भाव और रंग क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव और रंग मूल रूप से क्या है बेटा? क्रोध और रक्तलाल मूल रूप से रौद्र रस का अस्थाई भाव या फिर अस्थाई रंग है। तो क्रोध इसका अस्थाई भाव है और लाल रक्त मूल रूप से रौद्र रस का अस्थाई रंग माना जाता है। किस रस का अस्थाई भाव जो है? भय है। भय, तो भय के लिए भयानक रस आता है। भयानक से मूल रूप से भय अस्थाई भाव के रूप में निखर के आता है, तो भयानक रस। आगे नीला रंग किस रस से संबंधित है? तो जो नीला रंग है बेटा वो किस रस से संबंधित है? तो वो विभीत रस से संबंध रखता है, विभीत रस रहेगा। और विभीत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो घृणा मूल रूप से विभीत रस का अस्थाई भाव माना जाता है। आगे बात करते हैं किस रस का प्रतीक रंग जो है सफ़ेद नीला है? तो बेटा किस रस का प्रतीक रंग जो है सफ़ेद और नीला है? तो शांत रस का जो है प्रतीक रंग सफ़ेद और नीला माना जाता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो वैराग्य होता है। वैराग्य जो है शांत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव और रंग क्या होता है? तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है और रंग है वो आश्चर्य और पीला माना जाता है। आश्चर्य और पीला। रस का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो बेटा रस का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वो मूल रूप से ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे ब्रह्मा को रस रूप में किस उपनिषद में कहा गया है? तो ब्रह्मा को मूल रूप से रस रूप में किस उपनिषद में कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में या फिर तैत्तिरीय उपनिषद में मूल रूप से ब्रह्मा को क्या रस के रूप में उपनिषद में बताने का प्रयास किया गया है। कौन सा उपनिषद है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है, जहाँ पे ब्रह्मा को रस के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? तो बेटा भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के रस होते हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और जो है अद्भुत। और अगर शांत रस जुड़ जाए तो ये 9वां होता है। मार्कंडेय मुनि या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 9 रसों का उल्लेख होता है, याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? जस्ट हमने बताया 9। राजा भोज की पुस्तक समरांगण सूत्रधार में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? तो बेटा राजा भोज ने 11 रसों का प्रावधान किया है समरांगण सूत्रधार में। किसने शांत रस को मिलाकर के 9 रसों को जो है स्थापित कर दिया? तो शांत रस अगर मिल जाता है तो आचार्य उद्भट आते हैं, उन्होंने जो है 9 रसों का व्याख्यान कर दिया है। आगे बात करते हैं, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख ये है। तो ये है भरत मुनि का 8वां रस, जो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभित्स और अद्भुत। मूल रूप से 8 रस हैं, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। आगे देखेंगे मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 रसों का उल्लेख कैसे मिलता है? तो 9 रस कौन कौन से हैं बेटा? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभित्स और अद्भुत के साथ साथ शांत रस हैं। मूल रूप से यही 9 रस पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे और डाटा दिया गया है कि उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बड़ा उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो है वो भट्ट लोलक के द्वारा दिया गया है। भट्ट लोलक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अनुमतिवाद या फिर अनुमानवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो सांकुक ने मूल रूप से अनुवादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अभिव्यक्तिवाद किसका सिद्धांत है? तो अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनय गुप्त का सिद्धांत है, याद रखना है। अभिनय गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। आगे मुक्तवाद या फिर भोगवाद किससे संबंधित है? तो मुक्तवाद या फिर भोगवाद का संबंध जो है वो भट्ट नायक से है। भट्ट नायक से मुक्तवाद या भोगवाद का संबंध है। आगे अलंकरण का सिद्धांत किसने दिया है बेटा? तो भामा के अनुसार अलंकरण का सिद्धांत आता है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। वक्रोक्त सिद्धांत किसने दिया है बेटा? तो कुंतक के द्वारा वक्रोक्त सिद्धांत दिया जाता है, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। कल बेटा क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि हमें गांव आना पड़ा। गांव इसलिए आना पड़ा कि गांव में जो है एक हमारी बड़ी माँ थी, उसका जो है गोलोक जो है गमन हो गया है, तो उनकी आत्मक शांति के लिए गांव आना पड़ा और मूल रूप से उनका पार्थिव शरीर जो है अंत्येष्टि के अंतिम सीमा पे प्रवेश करवा दिया गया और मूल रूप से अयोध्या धाम में उनका जो है दाह संस्कार किया गया। इसलिए क्लास कल नहीं हो पाई थी। आज क्लास जो है रेगुलर रही और आगे भी रेगुलर रहेगी। बड़ी माँ हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे साथ ही रहते हैं, एक परम मित्र हैं, डॉक्टर साहब हैं, आइकॉन हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है, तो बहुत खास थे इसलिए आना पड़ा। आगे आनंद वर्धन संबंधित हैं किससे? ध्वनि सिद्धांत से संबंध है आनंद वर्धन जी का। आगे बात करते हैं, तो डाटा पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक कौन थे? बेटा रस मीमांसा को लिखने का जो काम रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है, नाम याद रखना है, बहुत फेमस नाम है। काव्य प्रकाश की रचना किसने किया है? तो बेटा काव्य प्रकाश की जो रचना है वो मूल रूप से आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है, आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो श्रृंगार प्रकाश जो है ये भोज की रचना है, राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश को लिखा है। आगे रतिमत सिद्धांत किसने दिया है? तो रतिमत सिद्धांत मूल रूप से आचार्य वामन के द्वारा दिया गया है। सहानुभूति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो बेटा सहानुभूति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो कोंचे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, याद रखना है। आगे उदांत का सिद्धांत किसने दिया था? बेटा उदांत का जो सिद्धांत है वो लो जॉनसन के द्वारा दिया गया है। लो जॉनसन के द्वारा उदांत का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया जाता है। आगे अनुकृति का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकृति का जो सिद्धांत है वो मूल रूप से अरस्तु के द्वारा दिया जाता है, अरस्तु राइट आंसर बन रहे हैं। आगे पूछा गया नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया है? तो बेटा नाट्यशास्त्र को लिखने का काम भरत मुनि का रहा है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की व्याख्या की गई है अभी जस्ट हमने देखा है, कितने रस? तो बेटा आचार्य भरत मुनि 9 प्रकार नहीं 8 प्रकार के रसों का उल्लेख करते हैं। वहाँ पे शांत रस नहीं आता है, अगर शांत रस आ जाए तो मार्कंडेय मुनि के अनुसार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 रसों की व्याख्या हो जाती है। आगे बात करते हैं नाट्यशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो बेटा नाट्यशास्त्र आप जानते हैं किस भाषा में लिखा गया है? विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत में लिखा गया है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखी गई है? तो भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र है वो 1ली शताब्दी में लिखी गई है, 1ली शताब्दी राइट आंसर बन रहा है। आगे
भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के अभिनय का उल्लेख हुआ है बेटा? तो 3 प्रकार के अभिनय का उल्लेख दर्शाया गया है। भरत मुनि के अनुसार रस का केंद्र क्या था? तो भरत मुनि के अनुसार जो रस का केंद्र है वो रंगमंच है, रंगमंच है। आगे, भरत मुनि का रस सिद्धांत किस पे आधारित है? तो रस निष्पत्ति के सिद्धांत पे आधारित है। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाट्यशास्त्र में किन किन रंगों का उल्लेख हुआ है? तो नाट्यशास्त्र में मूल रूप से लाल, पीला और श्याम रंग का उल्लेख हुआ है। लाल, पीला, श्याम रंग मूल रूप से नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र आप जानते हैं भरत मुनि ने लिखा है, वहाँ पे 8 रसों का उल्लेख पाया जाता है। आगे, भरत मुनि ने कला शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है? तो यथार्थवादी रूप में मूल रूप से कला को प्रदर्शित किया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रथम व्याख्याता कौन है? तो बड़ा पहले व्याख्याता जो माने जाते हैं वो भट्ट लोलक जी माने जाते हैं। ये नाट्यशास्त्र की बात हो रही है। नाट्यशास्त्र में प्रथम व्याख्याता के रूप में भट्ट लोलक जी फेमस हैं। आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया, काव्य रस की आत्मा है, यह कथन किसका है बेटा? तो काव्य रस की आत्मा है अभिनव गुप्ता ने इसे कहा है, इसे माना है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है यानी कि। तो याद रखना है, काव्य रस की आत्मा है, किसका कथन है? अभिनव गुप्त का कथन है। अभिनव गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ है बेटा? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में मूल रूप से इनका जन्म होता है और काव्य जो है रस की आत्मा मानी गई है। आगे, नाट्यशास्त्र पे ध्वन्य लोलक लोचन नामक टीका किसने लिखा है? तो नाट्यशास्त्र पे ध्वन्य लोलक लोचन नामक जो है टीका अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अभिनव गुप्त राइट आंसर बन रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी ने सौंदर्य शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार सौंदर्य शास्त्र में 2 प्रकार दर्शाए गए हैं, याद रखना है। आगे, किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया है? तो विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया, ये किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो चित्र सूत्र में ऐसा बताया गया है कि विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा आते हैं। विश्वकर्मा आप जानते होंगे प्रकृति के निर्माणकर्ता माने जाते थे। जैसे कहा गया, भगवान के द्वारा कहा गया या रावण के द्वारा कहा गया, तुरंत सोने की लंका तैयार जो कहते थे तुरंत विश्वकर्मा जी करते थे। तो उस टाइम के जो है कारीगर हुआ करते थे और बहुत फास्ट कारीगर होते थे। इनके अंडर में बहुत सारे राजकीय काम करते थे। तो विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया है, ये चित्र सूत्र में दर्शाया गया है, उल्लेखित किया गया है। चित्र सूत्र के कितने प्रकार के चित्रों को बताया गया है? तो चित्र सूत्र में मूल रूप से 4 प्रकार के चित्रों को बताया गया है। आगे बात करते हैं, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के पुरुषों का उल्लेख हुआ है? तो चित्र सूत्र में मूल रूप से 4 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, भारत में सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। तो भरत मुनि को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। आगे पूछा गया, विश्व स्तर पर सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वाउ मांगोटेन मूल रूप से विश्व स्तर पे सौंदर्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। लावण्य का अर्थ क्या होता है बेटा? लावण्य का अर्थ क्या होता है? तो बाह्य सौंदर्य मूल रूप से लावण्य के अर्थ के रूप में माना जाता है। तो बाह्य सौंदर्य जो है लावण्य के अर्थ के रूप में जाना जाता है। आगे, यह कथन किसका है कि मोती की तरलता की भांति चित्र के अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा जाता है? तो बेटा, मोती की तरलता की भांति चित्रों के अंगों को शोभित करने वाले गुणों को लावण्य कहा जाता है। यह कथन है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी नाम याद रखना है बेटा, पूछा जा सकता है। आगे, सदृश्य का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु या चित्र का हूबहू चित्रण, सेम टू सेम बना देना, वही सदृश्य होता है। आगे, किस पुस्तक में सदृश्य को चित्र की प्रथम वस्तु मानी गई? तो वह पुस्तक है चित्रसूत्र, जिसमें मूल रूप से सदृश्य को चित्र की पहली वस्तु मानी जाती है। वह चित्र है मूल रूप से चित्रसूत्रम पुस्तक है, इसमें मूल रूप से सदृश्य को चित्र का पहला वस्तु मान लिया जाता है। चित्रसूत्र की रचना किसने की है? तो नारायण मुनि ने जो है चित्रसूत्र को लिखा है, याद रखना है। वर्णिका भंग के तत्पश्चात क्या आता है? तो विभिन्न प्रकार के रंगों का सम्मिश्रण आता है, इससे वर्णिका भंग में प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग यहाँ पे खूब अच्छे से होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ा। उसमें 8 रस होते हैं, आप जानते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। साथ में मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण से सभी क्वेश्चंस देखे, जैसे 9 रस होते हैं। और भी क्वेश्चंस हमने देखा, भारतीय चित्रकला के षडांग को देखा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम चित्र षडांकम, पंडित यशोधर को देखा, कहाँ से आया, क्या आया, क्यों आया, इस पर हमने बात की। साथ में
कला की उत्पत्ति के बारे में भी हमने बात की है। कला की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, कहाँ कहाँ से चित्रण मिलते हैं, इन सब पे बात फेरा है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। पक्का है यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर आप उठाएंगे 3 से 4 प्रश्न मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मिलते हैं समय, तब तक के लिए जय हिंद।